हेलो एवरीवन, आज हम जेईई एडवांस पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो मासेस दिए हैं, दो पार्टिकल दिए हैं, उसका अलग अलग मासेस दिया है। एक का मास m1 दिया है, दूसरे का मास m2 दिया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। अच्छा, जब अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम जानते हैं कि हम सिंपली सेंटर ऑफ मास को XCM, YCM, ZCM के टर्म्स में लिख देते हैं। जिसमें से अगर हम XCM निकालना है तो XCM हमारा होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से जब मासेस की वैल्यू रखेंगे तो हमको XCM मिल जाएगा। सिमिलरली मेरा YCM होता है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 को ऐसा रखना है, x1 की जगह यहाँ पे 0 दे रखा है, दिस इज x1 एंड a दिस इज x2 एंड दिस 0 इज x3। सॉरी, ये x1 दे रखा है, दिस इज y1 दे रखा है, दिस इज z1 दे रखा है। इधर m2 में दिस इज x2 एंड दिस इज y2 एंड दिस इज z2। सिमिलर xyz हम RCM के निकाल लेंगे। RCM के xyz कोऑर्डिनेट निकाल के हम फाइनली आंसर मार्क कर देंगे, जो कि हमारा बी ऑप्शन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन दे रखा है। ये यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस r है, ज्वाइंट बाय यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। ये ज्वाइन करता है सॉलिड हेमिस्फीयर से जिसका रेडियस क्या है r, ऑफ द सेम डेंसिटी। दोनों की डेंसिटी सेम दे रखी है। तो सेंटर ऑफ मास बताना है, कंपोजिट सॉलिड लाइज। और ये इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि जो सेंटर ऑफ मास का जो कंपोजिट ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है तो वो बेस ऑफ द कोन पे लाई करता है, मतलब इस पॉइंट पे, इस O पॉइंट पे लाई करता है। तो द हाइट ऑफ द कोन हमसे पूछा है इन टर्म्स ऑफ r। तो हमको पता है अगर इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आए तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ हेमिस्फीयर को कंसीडर करता हूँ तो हेमिस्फीयर का हमारा सेंटर ऑफ मास, सॉलिड हेमिस्फीयर का हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितना नीचे होता है, दिस इज 3r/8। अगर इसका मैं मास कैलकुलेट करूं तो इसका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मास बोल सकते हैं इसका डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई इंटू r3। हेमिस्फीयर का 2/3 होगा ना, स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई r3। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा 2/3 पाई r3। अच्छा, इस कोन का जो मास होगा उसको मैं अगर स्मॉल m बोलूं तो उसका मास कैसे निकाल सकते हैं, उसकी डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r² इंटू h। अच्छा, यहाँ से दोनों को हमारा मास मिल जाएगा। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लें तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें ओरिजिन पे दे रखी है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें डाल के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो YCM है वो कितना है 0 है। और YCM को निकालेंगे कैसे, इसकी डेंसिटी, इसका मास इंटू 1/3 पाई r² इंटू h इंटू इसका सेंटर ऑफ मास। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ से h/4 हाइट पे। अच्छा, सॉलिड कोन है तो सॉलिड कोन का h/4 होता है, हमको ऑलरेडी नोन है। अच्छा, तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास h/4 पे है, प्लस इसकी डेंसिटी अगर हम बोलेंगे तो इसकी डेंसिटी हम बोल सकते हैं रो इंटू इसका मास डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम 2/3 पाई r³। ये इसका डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसका मास हो गया। और इसका जो सेंटर ऑफ मास की, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितना है 3r/8। ये डाउन साइड है, नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, दिस इज 3r/8 अपॉन टोटल मास। अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r² h प्लस इसकी डेंसिटी और इसका वॉल्यूम 2/3 पाई r³। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको h निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमको h निकल के आ जाएगा। क्लियर, h कितना निकल के आ जाएगा, √3/r आ जाता है h निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्टिकल दे रखा है, पार्टिकल दे रखे हैं, उनके मासेस दे रखे हैं m, 2m, 3m एंड 4m, और ये बोल रखा है कि ये एक कॉर्नर्स में अरेंज है। किसके कॉर्नर में अरेंज है? एक पैरेललोग्राम की कॉर्नर्स में अरेंज है। अच्छा, उनकी साइड्स क्या दे रखी है? साइड्स दे रखी है इक्वल टू a, तो काइंड ऑफ ये हम इसे रोम्बस भी बोल सकते हैं। एंड वन ऑफ द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड इज 60 डिग्री। अच्छा, एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है एडजेसेंट साइड का। अच्छा, और विद मासेस m एट ओरिजिन, m मास ओरिजिन पे दे रखा है एंड 4m मास ऑन x एक्सिस पे दे रखा है। अगर थोड़ा सा हम इसका फिगर बनाएं तो फिगर इसका समथिंग कैसा बनेगा? यहाँ पे सेंटर पे m मास है, एक x एक्सिस पे एक 4m मास है। अच्छा, पैरेललोग्राम एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से अगर मैं 60 डिग्री बनाऊं तो ये मेरा समथिंग पैरेललोग्राम बनेगा। अच्छा, ये साइड्स भी a है, ये साइड भी a है, ये साइड भी a है, ये साइड भी a है। अच्छा, यहाँ पे मास m है, तो यहाँ पे मैं 2m ले लेता हूँ, यहाँ पे 3m होगा और यहाँ पे 4m होगा। अच्छा, अगर ये साइड a है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस a के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट हमारा a, अगर ये 60 है तो a cos 60 ये हो जाएगा और ये a sin 60 हो जाएगा। ये एक sin 60 हो जाएगा, एक cos 60 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी कोऑर्डिनेट इधर कर सकते हैं। अच्छा, ये मिल गया a cos 60, ये भी a मिल गया, तो हम सबके कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0,0। इस 4m के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? x में हम कितना आगे गए हैं? a आगे गए हैं, और y एक्सिस y में कितना है? 0 है। अच्छा, a sin 60 की अगर हम वैल्यू निकालना है तो a sin 60 की वैल्यू होती है a इंटू sin 60 की वैल्यू अगर बोलूं तो √3/2। अच्छा, तो ये हो जाएगा √3/2a। तो यहाँ पे अगर इस 2m का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो x में मैं कितना जा रहा हूँ? a cos 60। हाँ, यहाँ पे a cos 60 को भी सेपरेटली देख लेते हैं। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसका मैं कोऑर्डिनेट बोलना चाहूँ तो x में a cos 60 है, मतलब a/2 है, और y में कितना है? y में √3/2a है। सिमिलरली ये जो 3m है, ये इससे कितना आ गया है? a आ गया है, और y तो दोनों का सेम है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा a/2 प्लस a विच इज 3a/2 कॉमा √3/2a। अब चारों के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, XCM का फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्क्रीट केस के लिए। 4 पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, यहाँ से जब पुट करेंगे तो हमें हमारा ये मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट 0.95 टाइम्स m मिल जाएगा। एंड सिमिलरली जब YCM कैलकुलेट करेंगे, YCM कैसे कैलकुलेट करेंगे? m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 सिमिलर फैशन है प्लस m4y4 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें YCM भी कितना मिल जाएगा? √3/4 है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल का सिस्टम दिया है, हैविंग मासेस दिया है दोनों के m1 m2। इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, m1 को सेंटर की तरफ पुश किया गया थ्रू अ डिस्टेंस d, by what distance would the particle m2 so as to keep the center of mass of the particle as the original position। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो क्या सिचुएशन दे रखे है? 2 पार्टिकल दे रखे हैं, मान लो दिस इज m1 एंड दिस इज m2। इनका कहीं सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में रहा होगा पहले, तो बोल रहे हैं कि m1 को पुश किया गया d डिस्टेंस से। m1 को कितना डिस्टेंस है? d डिस्टेंस है। तो m1 की ये पहले पोजीशन थी, अब पोजीशन कुछ यहाँ आ गई होगी, यहाँ आ गई होगी पोजीशन।
अच्छा M2 को पुश किया, M2 को कितना पुश करें, तो मैं बोल रहा हूँ D डैश से पुश करें कि ये यहाँ पे आ गया होगा कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इतना जितना M इंटू डी का प्रोडक्ट जितना चला होगा M इंटू आर का, वही ये एम आर का यहाँ से चला होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज M1 इंटू डी किसके बराबर होना चाहिए, M2 इंटू डी डैश के बराबर। तो यहाँ से अगर डी डैश में निकालूंगा तो दिस इज M1 डी अपॉन M2 इंटू अपॉन M2। तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक लाइट रोप दी है, पासेस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली दी है अटैच टू द सीलिंग, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मास, इसके मास को कैपिटल एम ले लेते हैं, इसके मास को स्मॉल एम ले लेते हैं। वन एंड एन ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर मास टाइड टू द अदर एंड। अच्छा एक कैपिटल एम का ये लार्जर मास हो गया और अपोजिट साइड एक स्मॉलर मास टाई किया गया है। बोथ मासेस आर रिलीज फ्रॉम, दोनों को रिलीज किया गया, कहाँ से रिलीज किया गया, रेस्ट से रिलीज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। कंस्ट्रिंग मूविंग मासेस स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग हमेशा क्या रहेगी, टॉट रहेगी, मतलब डायरेक्ट रहेगी, लूज नहीं होगी स्प्रिंग। अच्छा तो सबसे पहले पार्ट में पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, नहीं इसका एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसका कुछ नीचे एक्सीलरेशन ए होगा, इसका ऊपर एक्सीलरेशन ए होगा। अगर हम इस पूरे को एज अ सिस्टम कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ से एसीएम की वैल्यू बोल सकते हैं। एसीएम की वैल्यू क्या बोलेंगे, मास इनटू स्मॉल एम, अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का एम इंटू ए माइनस कैपिटल एम इंटू ए अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना, एम प्लस कैपिटल एम, ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा है, एक्सीलरेटेड है, तो ये तो गलत हो गया ये भी। अच्छा तो उसमें बोला नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, जब एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का आ रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रहा होगा सिस्टम पे, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अच्छा जब एक्सीलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज हो रही होगी, तभी तो एक्सीलरेशन आ रहा है, तो ये भी गलत है। द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जी डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी डाउनवर्ड, ये वैल्यू जी के बराबर आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सीलरेशन इज लेस देन जी, ए इज लेस देन जी। जब ए इज लेस देन जी है तो ये वैल्यूज तो और कम आएगी, क्योंकि एक पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो बाई लॉजिक से ही हम ये बोल सकते हैं कि ये चारों रॉन्ग है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक पार्टिकल दे रखा है मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। अच्छा दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। अच्छा कोलिजन, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन दे रखा है बिटवीन m1 एंड m2। जब दोनों के बीच में परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन दे रखा है तो यहाँ से हम क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि इम्पल्स पूछा हुआ है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड पूछा हुआ है, इम्पल्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल कम टू रेस्ट आफ्टर परफेक्टली इनलास्टिक। अच्छा थोड़ा सा सिचुएशन अगर हम ड्रॉ करें तो दे रखा है दो पार्टिकल, पहला पार्टिकल अगर मैं बोलूं दिस पार्टिकल इज m1 एंड दूसरा पार्टिकल m2 आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अच्छा दोनों के बीच में परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्सट्रूजेशन 0 हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कितना हो जाएगा, 0। जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा मतलब आफ्टर कोलिजन ये m1 और m2 साथ ही मूव कर रहे होंगे, ये m1 प्लस m2 बोल रहे हैं, ये साथ मूव कर रहे होंगे। इधर v1 v2 ले लिया है, इसको हम v ले लेते हैं, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। अच्छा अगर मैं ये v वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ v1 v2 m1 m2 के टर्म्स में निकालना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो अगर फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या बोल सकता हूं, m1 v1 ये मेरा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा प्लस m2 v2, ये कंबाइंडली मेरा इनिशियल मोमेंटम हो गया। ये किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा, m1 प्लस m2 इंटू v। तो यहाँ से मेरे को v मिल गया, v मेरा कितना आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2।
ये आ गया, यही मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, क्योंकि जो फोर्सेस लगेंगे वो इंटरनल इम्पल्सेस के फॉर्म में लगेंगे अगर सिस्टम में m1 और m2 को लूं, तो जो मेरा ये वेलोसिटी है यही मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है। इन दोनों के कंबाइंड सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी सेम ही है। अच्छा, अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इम्पल्स बोल रहा है m1 ने जो m2 पे लगाया है, m1 ने जो m2 पे इम्पल्स लगाया वो देखना है। तो बेसिकली जो m1 m2 पे इम्पल्स लगाएगा वो किसके बराबर होगा? m2 के चेंज इन मोमेंटम के बराबर, m2 के चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो m2 का फाइनल मोमेंटम कितना है? m2 इंटू v, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होता है? m2 इंटू v2। यहां से अगर v की वैल्यू रखें, पुट करें, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा फर्स्ट, यहां से कॉमन आके फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। दूसरा पूछ रहा है, रिवर्स पूछ रहा है कि m2 ने m1 पे कितना लगाया, तो जो ये एक्शन रिएक्शंस के पेयर्स में ही होंगे, तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। मैग्नीट्यूड कैसा होगा? बराबर होगा, क्योंकि वेक्टर में माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हमारा अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मेरा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि इम्पल्स बाय m1 ऑन m2 विद सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से बताना है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा? अच्छा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इनिशियल भी वही था, फाइनल भी वही था, तो इनिशियल और फाइनल भी वही था, तो एक ही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की थी, तो उसके हिसाब से चेंज भी सेम ही होगा। अब यहाँ अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फाइनली सेंटर ऑफ मास, यही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास के ये वाला फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फ्रॉम सीएम फ्रेम अगर बात करूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बात करूं, तो इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस का, इनिशियल मोमेंटम माइनस का, ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम कितनी हो जाएगी? v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो यहां से ये आ जाएगा मेरा v2 माइनस vcm, और मेरे को पता है यहां से मैंने कैलकुलेट किया मेरा vcm v के बराबर है, तो इसमें v की जगह पुट कर दूंगा, तो ये भी सेम क्या आ गया? v माइनस v2, और ये भी हमारा क्या था? फर्स्टली ये भी हमारा v माइनस v2 ही तो आ रहा था, ये भी तो हमारा v माइनस v2 ही आ रहा था, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए, तो वो सेम ही है। अच्छा, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम बोथ पार्टिकल्स कम्स टू रेस्ट, हाँ दोनों जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही तो कंबाइंड की वेलोसिटी है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर परफेक्टली इनलास्टिक रोटेशन, तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दो पार्टिकल सिस्टम दे रखा है, एक का मास 2 kg, एक का मास दे रखा है 3 kg। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट एट 15,0 एंड 0,20। अच्छा, ये 2 kg इस पोजीशन पे प्रेजेंट है और 3 kg 0,20 पे प्रेजेंट है इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन दे रखा है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास किस लाइन पे, इनमें से किस लाइन पे पास होगा? तो पहले सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और फिर इन इक्वेशन में देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मतलब उस लाइन या फिर उस कर्व पे आ रहे हैं। अब उसके लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट सबसे पहले एक्सीएम निकालेंगे। एक्सीएम कैसे निकालेंगे डिस्क्रीट के केस के लिए? m1 x1 प्लस m2 x2, दो ही पार्टिकल सिस्टम है, तो हम m1 प्लस m2, यहाँ से अगर मैं पुट करूंगा वैल्यूज, तो 2 इंटू x1 मेरा है 15 प्लस m2 इंटू x2 0 है अपॉन टोटल मास मेरा हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस 3 5, तो ये कितना आ गया मेरे का? ये 5 3 टाइम्स से कट गया, ये वैल्यूज आ गई 6। सिमिलरली YCM निकाल लेंगे। YCM कैसे निकालेंगे? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 से इसका YCM निकाल लेंगे। YCM कैलकुलेट करेंगे, YCM आता है हमारा 12, पुट करके वैल्यूज निकालनी है। अब ये देखना है कि ये 6 एंड 12 किसमें सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, y = 12 है, y कितनी है? 12
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बॉल दे रखा है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से। एक बॉल है जो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। कोलिजन कैसा, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है विद अनदर आइडेंटिकल बॉल्स, दूसरी आइडेंटिकल बॉल्स जो कि रेस्ट पे है उससे कोलाइड कर रहा है, सच दैट कि जो वेलोसिटी ए की है जो मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जो ए की वेलोसिटी है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ही यहाँ पे लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स बोला गया है ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन। तो इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रफ डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो एक बॉल ए दे रखी है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन ये इस तरह से बॉल भी होगी, ये इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया और लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स भी है। इससे ए जो है बिफोर कोलिजन वेलोसिटी उसकी 30 डिग्री पे जो वेलोसिटी है 30 डिग्री पे जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। और बोला जा रहा है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। तो बिफोर कोलिजन हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी के। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका ये वाला वेलोसिटी का ये कंपोनेंट 5 cos 30 हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट 5 sin 30 हो जाएगा, 5 sin 30 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम मोमेंटम कंजर्व करें, सिस्टम सबसे पहले सिस्टम चूज करेंगे। सिस्टम हम ले रहे हैं ए को, ले रहे हैं और सिस्टम ए को लेके हम मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं अलोंग, और बेटर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगाए तो इसका मास अगर एम ए बोल सकते हैं, तो मास ऑफ ए इंटू 5 sin 30 इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू कुछ इसके बाद कोलिजन के बाद ए का मास अगर इस डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ वी डैश है, ये किसके परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। अगर इसे मैं वी डैश बोल रहा हूँ तो एम ए इंटू वी डैश बोल सकता है। यहाँ से एम ए और एम ए कट जाएगा तो वी डैश हमारा 5 sin 30 आ जाएगा। तो मतलब इसके परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। और ये जब कोलिजन इलास्टिक है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो अगर ए की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट 5 cos 30 है, 5 cos 30 है, तो हमें पता है जब भी दो आइडेंटिकल मासेस होते हैं और कोलिजन इलास्टिक होता है तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। तो फाइनली अगर हम इसका फाइनल आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाऊं तो आफ्टर कोलिजन के डायग्राम में हमें क्या दिखेगा कि जो ए है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट चल रहा है, किस वेलोसिटी से, 5 sin 30 से चल रहा है, और बी किस वेलोसिटी से चल रहा है, बी 5 cos 30 से चल रहा है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, sin 30 की वैल्यू डालेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा और ये हमारा 5√3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन कितना है, 5/2। ये अगर ए की वेलोसिटी कितनी आ रही है, 5/2, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्पीड ऑफ बी आफ्टर कोलिजन 5√3/2, ये भी करेक्ट है। अच्छा, बोल रहा है सी ऑप्शन बोल रहा है कि बॉल्स ए एंड बी राइट एंगल पे जा रही हैं, तो ये भी करेक्ट है। ये इधर जा रही है 5 sin 30 से, बी उसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इस डायरेक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है एंड इस डायरेक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉडी दे रखी है, एक फाइनाइट बॉडी जो रेस्ट में है, कोलाइड करती है वो एक बॉडी मूव कर रही है फाइनाइट बॉडी, और फाइनाइट बॉडी एट रेस्ट से कोलाइड करती है, तो पॉसिबल है कि बोथ बॉडीज कम्स टू रेस्ट। अगर मान लो एक बॉडी है जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है जिसका मास m है, वो अनदर बॉडी से कोलाइड कर रही है, अनदर फाइनाइट बॉडी से कोलाइड कर रही है, तो क्या क्या पॉसिबल है? बोथ बॉडीज कमिंग टू रेस्ट, ये भी रेस्ट में आ जाए और ये भी रेस्ट में आ जाए, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। हमें पता है लीनियर मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, बी बोल रहा है कि बोथ बॉडीज मूव आफ्टर कोलिजन। हाँ, बोथ बॉडीज अगर कोलिजन हुआ तो उसमें बोथ बॉडीज मूव कर सकती हैं साथ में, तो ये पॉसिबल हो सकता है। हम इनकी वेलोसिटीज भी निकाल सकते हैं आफ्टर, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस वगैरह है, तो दिस इज v1 डैश एंड दिस इज, अगर ये v2 डैश से जाती है तो हम इसका फर्दर ये भी निकाल सकते हैं, तो दोनों बॉडी मूव कर सकती है। अच्छा, तीसरी बॉडी बोल रहा है एक स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडी चेंजेस इस वेलोसिटी। अच्छा, ये बॉडी स्टेशनरी रहे और ये बॉडी मूव करते रहे, तो अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहूँ तो इनिशियल मोमेंटम में इसका क्या लिखूंगा, m इंटू v1। अच्छा, अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखना चाहूँ तो फाइनल मोमेंटम में बोल रहा है कि ये बॉडी अगेन रेस्ट पे है, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, इसका मास इनटू इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, दिस इज v1 डैश। ठीक है, अगर ये मोमेंटम अगर इक्वल होने हैं तो v1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, v1 डैश के बराबर, तो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो ही नहीं सकती है, तो ये हमारा डी ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया, दिस इज बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा किए हुए हैं क्लासेस में भी। तो ब्लॉक्स दिए हैं, ए ब्लॉक दिया हुआ है, इसका मास 5 kg दिया हुआ है, अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, के की वैल्यू 1120 दे दिया हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन दे दिया, स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड, इनिशियली स्प्रिंग कैसी है, अनडिफॉर्म, साइमल्टेनियसली वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, वही जो इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है वही इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन निकालना है, जब स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है और वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आर 0। अच्छा, तो एक्सटेंशन निकालने की हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सिस्टम में किसको लेंगे, सिस्टम में अगर मैं ए एंड बी को लूं तो सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्स होंगे, यहाँ पे मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक और चीज ध्यान देते हैं, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, जब एक्सटेंशन मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता है या फिर मिनिमम कंप्रेशन हो जाता है, तब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज सेम हो जाती हैं। तो मैं इसकी वेलोसिटी भी v ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी भी v अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम में लिखूंगा तो दिस इज 5 मास, इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस सेकेंड पार्टिकल का मास 2 और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं तो फाइनल इसका मास 5 एंड 2 7 और इनकी वेलोसिटी v। तो यहाँ से मेरे को वेलोसिटीज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, वेलोसिटी अगर निकालूं तो यहाँ से 20 एंड 15 v आ गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मुझे मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है स्प्रिंग में, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है, जो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल होगी वही एनर्जी फाइनल होगी, वही एनर्जी हमारी फाइनल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी फाइनल वाली। ठीक है, यहाँ से हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इसका मास 5 इंटू इसकी वेलोसिटी 3 का स्क्वायर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसकी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो 0 हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ। टोटल मास कितना हो जाएगा, दोनों एक जैसा मूव कर रहे हैं तो 7 इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करके हम यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। तो इस केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन 0.25 आता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज मैक्सिमम द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर 0। जब एक्सटेंशन मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, ना कि 0 हो जाती है, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन अकर्स अल्टरनेटिवली। हाँ, सबसे पहले एक्सटेंशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन भी गया। डी ऑप्शन में पूछा है कि मैक्सिमम अकर्स, टाइम पूछ रहा है, तो इसको दो मेथड से जा सकते हैं। एक मेथड हम जब एसएचएम पढ़ेंगे तो उसमें एक इजी मेथड पढ़ते हैं, लेकिन हम एनएलएम से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये इसका मास 5 है, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे इस पे अगर मैं बोलूँ तो फोर्स के एक्स होगा, ठीक है। तो ये फोर्स के एक्स होगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकेंड है तो फाइनल वेलोसिटी भी कुछ होगी, ठीक है। तो किसी एक्स पे पकड़ लेते हैं कि जब इसका स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो गई है, तो जब इस किसी भी टाइम पे एट टी इक्वल्स टू कोई किसी भी टाइम टी पे पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा के एक्स होगा वही इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा के एक्स बाई एम आ जाएगा। यहाँ से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी के लिए वी डी वी बाई डी एक्स एक्सेलरेशन को लिख के यहाँ से के एक्स अपॉन एम, एक्स के टर्म में वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी को हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी, जब डी एक्स बाई डी टी एक फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और लिमिट, अगर लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट हम कहाँ से लगा सकते हैं, हमें यहाँ पे एक्स की लिमिट लगानी पड़ेगी। एक्स की लिमिट हम इनिशियल 0 से लेके 25 सेंटीमीटर तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक यूनिफॉर्मली थिक प्लेट दे रखी है, शेप जिसका एरो जैसा है, तो हैज अ डायमेंशन शोन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द पॉइंट ओ। ओ पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट ओ है, यहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम नेगेटिव मास वाले कैविटी वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। इससे अगर मैं बोल सकता हूँ, इसमें अगर लार्जर ट्रायंगल में से अगर मैं स्मॉलर ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो हमें ये एरो मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ से हम अगर बोले कि यहाँ पे अगर ओरिजिन के रेफरेंस में लें तो हमें पता है कि एक्सीएम क्या होता है नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट में, एम इंटू एक्स माइनस एम डैश इंटू एक्स डैश अपॉन एम माइनस एम डैश। अच्छा, इसको मासेस किस टर्म्स में लिख सकते हैं, इसका मासेस एरिया के टर्म्स में लिख सकते हैं। अच्छा, एरिया के टर्म्स में इसका मास क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू इसका कैप बड़े वाले का एरिया, इसका एरिया क्या है हाफ, इंटू बेस की बात करूं तो बेस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा, इस स्मॉल ट्रायंगल की बात करें तो इसका भी मास लिख सकते हैं सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना आएगा हाफ, इसका बेस भी 6 सेंटीमीटर है, इस छोटे ट्रायंगल का बेस भी, ये भी 6 सेंटीमीटर है, इंटू इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट यहाँ से देख सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसकी हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर। तो ये अराउंड कितना हो गया, ये हमारा 6 to 3 टाइम्स, दिस इज 9 सिग्मा आ गया, एंड अगर इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 27 सिग्मा आ जाएगा। अच्छा, अगर इसके मास को मैं m ले सकता हूँ तो इसके मास को 3m ले सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3m इसका सेंटर ऑफ मास बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पे ही होगा, वो पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, यही पॉइंट 0,0 है, इसे ही हमने रेफरेंस ओरिजिन लिया है। तो यहाँ से 3m, इसका x कोऑर्डिनेट 0 माइनस इसका मास अगर मैं बोलूं तो इसका मास मैं m ले रहा हूं, इंटू इसका सेंटर ऑफ मास छोटे ट्रायंगल का क्या होगा, यहाँ पे 2:3 से डिवाइड करेगा, तो यहाँ से अगर ये 0 है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा,
अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो यहाँ से -2,0 इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका एक्सियम कितना हो जाएगा, -2 अपॉन m कैपिटल M 3m माइनस m डैश। अगर ये निकाल के हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा, जो कितना आता है 1 सेंटीमीटर आता है अप्रॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फिगर दे रखा है, एक यूनिफॉर्म पीस ऑफ वायर है जिसको हमने बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में। तो इसमें डिस्टेंस बताना है सेंटीमीटर में सेंटर ऑफ मास का वायर फ्रॉम द ओरिजिन। ये अगर इसे हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे तो यहाँ से हमें डिस्टेंस बताना है इसका। तो हमें रिंग के केस में पता है कि रिंग के केस में जो इसमें जो YCM होगा, अगर YCM के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है, तो अगर मैं XCM पूछूं यहाँ पे सबसे पहले, तो XCM यहाँ पे मैं 0 बोल सकता हूँ। YCM कितना बोल सकते हैं, YCM हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। हमें डायरेक्टली फॉर्मूला क्या पता है कि YCM रिंग के केस में कितना होता है 2r पाई। यहाँ पे r की वैल्यू डालनी है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 पाई, तो दिस इज 3 पाई अपॉन पाई। तो ये पाई से पाई गया तो दिस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो 6 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि एक ब्लॉक ए दे रखा है जिसका मास 0.5 kg दे रखा है, इसका मास 0.5 kg। और एक बी दे रखा है ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट एट 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक। कोलिजन कैसा दे रखा है, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है यहाँ पे यानी कि ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, विद अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 1.5 kg, इसका मास कितना दे रखा है 1.5 kg। इससे कोलाइड करता है इनिशियली जो कि रेस्ट पे है। इसकी वेलोसिटी कितनी दे रही है, इसकी वेलोसिटी अगर इसे u2 बोलूँ तो ये 0 दे दिया। इफ द कोलिजन इज हेड ऑन कोलिजन की बात की है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इन SI यूनिट ऑफ ब्लॉक बी। अच्छा, फाइनली अगर इसकी वेलोसिटी, फाइनली मैं वेलोसिटी बोल दे रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी दिस इज v1 हो गई है, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई है। जब v1 v2 वेलोसिटी हो गई है तो मुझे फाइनली ब्लॉक 2 का मोमेंटम निकालना है। यहाँ से अगर मैं v2 अगर मेरा फाइंड हो जाएगा तो मैं मास इनटू वेलोसिटी करके इसका फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। v2 निकालने के लिए हम सेम वही प्रोसेस से चलेंगे। सबसे 2 इक्वेशन बनाएंगे, हमारे पास 2 अननोन है v1 एंड v2, तो हमें 2 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा। पहली इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल जाएगी पहली इक्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम में लिखना चाहूँ, ए का मास 0.5 kg है और इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, प्लस बी का मास 1.5 kg है एंड इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो 0.5 मास इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है एंड बी की वेलोसिटी v2 हो गई है, तो दिस इज 1.5 इंटू v2। ठीक है, एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। एक और इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से डिफाइन कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा इस केस में कितना है v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये 0 से आ रहा है, तो दिस इज 4 माइनस 0, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक इक्वेशन ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। यहाँ से अगर मैं दूसरी इक्वेशन निकालूं तो दिस इज v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशंस को, तो ये इसमें हो जाएगा दिस इज v1 प्लस 3v2 प्लस 3v2 इज इक्वल्स टू 4 5 ये 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। यहाँ से हम किसको v2 को सॉल्व करके निकालेंगे, v2 को जब सॉल्व करके निकाल लेंगे तो यहाँ से इसका मोमेंटम जो आएगा m इंटू v2 करके इसका मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल ड्रॉप की है ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक बॉल ड्रॉप की है फ्रॉम द हाइट ऑफ 64 मीटर, हाइट 64 मीटर से ड्रॉप की है। ई की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू हाफ रेज़ टू द पावर 1/6 दे रखी है। फाइंड द हाइट इन मीटर्स अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर रिबाउंडिंग थ्राइस। हमने
इस पे डिटेल में क्वेश्चन भी किया हुआ है। अगर एक बॉल h हाइट से गिरती है तो फाइनली रिबाउंड करती है e² h तक, और नेक्स्ट टाइम अगर फर्दर करती है तो दिस इज e⁴ हाइट, नेक्स्ट टाइम e⁶ हाइट, ऐसे एक जीपी बनती जाती है। अगर टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं तो उसमें टोटल डिस्टेंस हमने निकाला भी है क्लास में। अगर इसमें अगर फर्दर में बात करें तो उसने पूछा है कि रिबाउंडिंग जब थ्राइस रिबाउंड करती है तो इसको h3 बोल देते हैं, इसको h1, इसको h2, इसको h3, थर्ड रिबाउंड में h3, जो हमारा किसके बराबर होता है e⁶ इंटू h के बराबर। e हमें दे रखा है हाफ की पावर 1/6, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी हाफ की पावर, e की वैल्यू हाफ दे रखी है, इसकी पावर 6 इंटू हाइट कितनी दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है यहाँ पे फ्रॉम द हाइट ऑफ 64 मीटर इंटू 64। इसे सॉल्व करेंगे, ये पावर से पावर कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बॉल है मास m, इस बॉल का मास m है, इसे यहाँ से रिलीज कर रहे हैं ऑफ हाइट 9/2r हाइट से इसे रिलीज करते हैं। एक आइडेंटिकल बॉल से कोलाइड करती है, ये एक आइडेंटिकल बॉल से कोलाइड करती है जो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, जो बॉटम पे रखा हुआ है ऑफ द लूप एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में शोन है। आफ्टर द कोलिजन सेकंड बॉल इज रीचेस द टॉप ऑफ लूप। अच्छा, ये जब कोलाइड करती है, यहाँ से आके ये कोलाइड करती है तो ये जो सेकंड वाली बॉल है ये फर्दर सर्कल कंप्लीट करके मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये इनिशियली जब बिफोर कोलिजन ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमें पता है वेलोसिटीज कितनी हो जाती है किसी भी h हाइट से अगर कोई बॉडी गिरती है कि √2gh के बराबर हो जाती है, तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज √2gh, हमें 9r/2 दे रखा है, दिस इज ये कट जाएगा तो ये 9gr आ जाएगा, और बेटर इसे हम 3√gr भी बोल सकते हैं। अच्छा, फर्दर ये बिफोर कोलिजन है, तो बिफोर कोलिजन का अगर मैं सिनारियो बनाऊं तो ये वेलोसिटी ये √9gr या फिर √9gr ही लिख लेते हैं, 9gr से चल रही है, और ये दूसरी वेलोसिटी दूसरी है आइडेंटिकल बॉल, वो उसकी वेलोसिटी वेस्ट पे है तो ये 0 पे है, ये u=0 है, u2 इसका, u1 की वैल्यू ये दे रखी है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन ये इसकी वेलोसिटी कुछ v1 डैश हो जा रही है और दूसरी की वेलोसिटी कुछ v2 डैश हो जा रही है, ठीक है, या फिर v2 ही लिख ले, v2 डैश हो जा रही है। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये सेकंड वाली बॉल यहाँ से सर्कल कंप्लीट कर लेती है। अच्छा, इस बॉल को सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें हमारे पास नॉर्मल 0 नहीं हो सकता, अगर मिनिमम इतनी वेलोसिटी हमें देनी होगी कि जस्ट ये यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये वेलोसिटी कितनी होती है, दिस इज 4gr √4gr, ये हमने सर्कुलर मोशन में देखा था। अच्छा, ये अगर 4gr होगी तो ये वेलोसिटी हमें मिल गई जो कि कितनी है √4gr। तो यहाँ से अगर चाहें तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से ये v1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम, अगर मैं लिखूं फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, हम क्या लिख सकते हैं, इसका मास m इंटू 9gr इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m इंटू v डैश प्लस m इंटू √4gr, m से m कट जाएगा तो यहाँ से v डैश कितना आ जाएगा, दिस इज √gr, v डैश यहाँ से अगर √gr आ गया तो हमें फर्दर पता है कि अगर v डैश √gr आया है तो v डैश हमारा किसके बराबर होता है, √2gh के बराबर। तो ये √2gh हमारा कितना हो जाएगा, ये हाइट है जहाँ तक ये बॉल जाएगी फर्दर, अगर ये बोला हुआ है कि ये h हाइट तक जाती है तो √2gh यहाँ से कितना किसके बराबर हो जाएगा, √gr के बराबर। अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड करूं तो यहाँ से जी कट जाएगा तो 2h बराबर हमारा r आ गया। इसको अगर हमें यहाँ पे हमें n टाइम्स की वैल्यू बतानी है तो लेफ्ट हैंड साइड 6h करना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो दिस इज 6h बराबर cr, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर ए का इसका मास कितना दे रखा है
मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट इसकी वेलोसिटी का दे रखी है, कोलाइड विद बॉब ऑफ मास 1 kg। अच्छा, इसका मास 2 kg दे रखा है एंड इसका मास 1 kg दे रखा है, और क्या बोला हुआ, कोलाइड 1 kg एज शोन इन फिगर। वैल्यू ऑफ टेंशन एट विच स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विक्स। अच्छा, ये स्ट्रिंग की एक परमिसिबल लिमिट दे रखी है कि ये मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकता है, 40 न्यूटन टेंशन बियर कर सकता है। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी देखिए, पेंडुलम की लेंथ भी दे दी है 30 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट बतानी है, इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट बतानी है जो स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक करे। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले कि बेसिकली हो क्या रहा होगा, ये वी नॉट वेलोसिटी से टकराएगा, दोनों के बीच कोलिजन होगा, फिर एक के पास कुछ वेलोसिटी होगी, बी के पास कुछ वेलोसिटी होगी। बी के पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए कि ये स्ट्रिंग ब्रेक ना करे, तो मतलब इसका टेंशन कितना हो जाए, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाए। तो अगर मैं इसको दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ, तो मैं पहला पार्ट में बोल सकता हूँ कि इनिशियली अगर ये वी नॉट से टकराता है तो इसकी बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या क्या वेलोसिटीज होंगी। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसको फर्दर थोड़ा सा ढंग से बना लें, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इनिशियल इसकी वी नॉट है, ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, इसकी v2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना चाहूँ, इसमें मेरे को ये वेलोसिटीज निकालनी है, इसकी ये वेलोसिटी वी नॉट के टर्म्स में कितनी आएगी, तो मैं यहाँ से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊंगा तो उससे मैं क्या फर्दर बोल सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम मेरा किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर। अच्छा, तो यहाँ से मैं दोनों का मास, इसका मास 2 kg है एंड इसका मास 1 kg है, इसका मास भी सेम 2 kg एंड दिस इज 1 kg। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 2 टाइम्स वी नॉट प्लस 0, इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा इनिशियली। इधर से बोल सकते हैं 2 टाइम्स v1 प्लस, इसको बोल सकते हैं दिस, दैट इज 1 इंटू v2। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ एस्टिट्यूशन हमें कितना दे रखा है इक्वेशन में, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एस्टिट्यूशन दे रखा है। हमें पता है ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ इस केस के लिए, तो दिस इज वेलोसिटी सेपरेशन कितनी होगी, v2 माइनस v1। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, v नॉट, ई की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, 2v2 माइनस 2v1 इज इक्वल्स टू v नॉट। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो v के पास जो कितनी वेलोसिटी आई है, जो वेलोसिटी v2 है वो कितनी हो कि इसमें मैक्सिमम टेंशन जो है वो 40 न्यूटन हो जाए। तो मैं यहाँ से बोल सकते हैं कि इसमें जो टेंशन होगा, अगर मैं इसके फ्रेम से जाऊं तो इसके पास अगर इसका एफबीडी बनाऊं तो दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक ऊपर टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, नीचे mg लग रहा होगा। अगर इसके फ्रेम पे जाएंगे तो एक एडिशनल फोर्स आएगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, m v2 स्क्वायर बाई इसका लेंथ जो कि L है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये इक्वेशन सॉल्व करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg प्लस m इंटू v2 स्क्वायर बाई L के बराबर। ठीक है, टेंशन की मैक्सिमम लिमिट 40 न्यूटन दे रखी है, तो दिस इज 40, इसका मास 1 kg दे रखा है, तो दिस इज g प्लस v2 की वैल्यू हमें यही निकालनी है, v2 स्क्वायर की वैल्यू अपॉन अगर L बोलूँ तो L दे रखा है, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो L कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। तो यहाँ से हम अगर निकालें तो अपॉन 0.3, तो 40 माइनस G की वैल्यू अगर 10 ले लें तो 40 माइनस 10 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाई 0.3। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करके अगर हम निकालें तो हमारा दिस इज 30 इंटू 0.3, ये दिस इज v2 स्क्वायर, तो v2 हमारा कितना आ जाएगा, v2 हमारा आ गया 3। अच्छा, v2 अगर हमारा 3 आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है v नॉट की, v2 की जगह 3 रख दो, तो यहाँ पे v2 की जगह अगर मैं 3 रख दूंगा तो फाइनल हम दो इक्वेशन मिल गई हमारी, अननोन है हमारा v नॉट, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, v नॉट निकाल लेंगे।
ठीक है, जो कि हमारा 3 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये ऑब्लिक कोलिजन का केसेस है, ऑब्लिक कोलिजन का केस है। इसमें क्या दे रखा है? एक बॉल दे रखी है जो कि बहुत लाइटर है इस ब्लॉक से, फॉलिंग वर्टिकली फॉल करती है डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी देखिए 4 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक इलास्टिकली स्ट्राइक करती है, इलास्टिकली अ मासिव इंक्लाइन कार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसकी वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। H1 द वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड ऑफ द बॉल इज फाउंड टू बी 4 रूट अल्फा। अच्छा, जब ये वेलोसिटी यहाँ पे टकराएगी तो समथिंग इधर जाएगी, इसकी वेलोसिटी 4 रूट अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा गिवन है, और अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, हमने जैसे देखा भी था प्रीवियस क्लासेस में, अपने क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, जब कोई वेरी बिगर मास एक स्मॉलर मास से टकराता है, वेरी बिगर मास अगर एक स्मॉलर मास से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर इसे u1 बोलते हैं, इसे u2 बोलते हैं, तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। एंड आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी तो u1 ही रहती है, एंड इसकी वेलोसिटी कितना हो जाती है? इसकी वेलोसिटी होती है 2 टाइम्स u1 माइनस u2, 2 टाइम्स u1 माइनस u2 हो जाती है इसकी वेलोसिटी। ऐसा हमको पता है, हमने ये नोट्स में भी पढ़ रखा है। तो इसको फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा तो दिस इज 4 मीटर पर सेकंड, इसकी 2 वेलोसिटी बोल सकते हैं। अच्छा, ये एंगल, अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो ये एंगल 45 है, तो दिस एंगल इज 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 45। तो यहाँ से 4 के अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो ये, अगर इसको मैं 45 लेके करूँ तो दिस इज बॉल है, ये इसे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वेलोसिटी v, ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा v cos 45 एंड ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin 45। ठीक है, अगर इसको फर्दर आगे मैं बोलना चाहूँ तो जब बिफोर और आफ्टर कोलिजन इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन को मैं x डैश बोल दूँ और इस डायरेक्शन को मैं x डैश बोल दूँ और इस डायरेक्शन को y डैश बोल दूँ, तो x डैश डायरेक्शन में अलोंग द, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ये डायरेक्शन मेरी कौन सी हो गई? ये मेरी x डैश डायरेक्शन हो गई, एंड ये डायरेक्शन मेरी कौन सी हो गई? ये मेरी y डैश डायरेक्शन हो गई, या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं y डैश डायरेक्शन हो गई। तो x डैश के अलोंग अगर सिस्टम लें, सिस्टम में इस बॉल को मैं इसको ले रहा हूँ a और इसको बोल रहा हूँ b। सिस्टम में किसको ले रहा हूँ सर? इनिशियली सिस्टम में a को ले रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मोमेंटम इनिशियल अलोंग किसके? x डैश किसके बराबर होगा? मोमेंटम फाइनल अलोंग x डैश। तो यहाँ से अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 4 मीटर v cos 45 ही रहेगी। तो स्मॉल m, इसका मास ले लेते हैं स्मॉल m, इसका मास ले लेते हैं कैपिटल M। तो मैं बोल सकता हूँ स्मॉल m इंटू v cos 45 इंटू v cos 45। ठीक है, वो किसके बराबर होगी? इसका m इंटू इसकी वेलोसिटी को जो ले लेते हैं वो इसके डायरेक्शन में v x डैश ले लेते हैं और इस डायरेक्शन में v y डैश ले लेते हैं, इसको टू m इंटू v x डैश। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा v x डैश कितना आ जाएगा? दिस इज v cos 45। इसको अगर फर्दर में लिखूंगा, v की जगह हमें क्या दे रखा है? v की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो दिस इज 4/√2। ठीक है, यहाँ से हमें v x डैश मिल गया। अच्छा, v y डैश ये सेम सिनारियो है इस जैसा जो हमने अपनी क्लासेस में जो केस पढ़ा था। तो v y डैश मेरा कितना निकल के आ जाएगा? v y डैश हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 टाइम्स, इसकी भी वेलोसिटी 2 टर्म्स में कर सकते हैं। 4 की ये वेलोसिटी हो जाएगी, एक ये वेलोसिटी हो जाएगी। दिस एंगल इज 45, तो दिस एंगल इज v sin 45 एंड ये हो जाएगा v cos 45। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं v y डैश इसकी ट्वाइस
ट्वाइस ऑफ u1 ट्वाइस ऑफ v sin 45 माइनस इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में कितना है माइनस v sin 45, v sin 45। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो दिस इज सी वी साइन 45 हो जाएगी, 3 इंटू साइन v की जगह अगर मैं डालूंगा तो 4 और साइन 45 की जगह √2, तो ये हो जाएगा। तो हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, वेक्टर सम कर लेंगे अंडर रूट बी एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी वाई डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें जो है अपनी फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक बुलेट दे रखी है जिसका मास 25 ग्राम दे रखा है, इसका मास कितना दे रखा है 25 ग्राम। अच्छा, ये मास 5 kg, ये करेक्शन करा दिया था, दिस इज 4.975 kg और जी की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 9.8। अच्छा, तो एक बुलेट है जिसका मास 25 ग्राम है, फायर्ड हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं इनटू द बैलिस्टिक पेंडुलम ऑफ मास इसका दे रखा है पेंडुलम का। अच्छा, तो उसमें बोला है कि एम्बेडेड हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है मतलब स्टिक करके चलेगी। किसका केस है, परफेक्टली इनलास्टिक का केस है। तो यहाँ से और सेंटर ऑफ द पेंडुलम, अच्छा सेंटर ऑफ द पेंडुलम जो इसका राइज है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बुलेट की स्पीड पूछी है, बुलेट की स्पीड पूछी है। तो अगर इसको अगर मैं बोलूं कि अगर ये 10 सेंटीमीटर तक राइज किया है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि जब बुलेट इसमें एम्बेडेड हो जाएगी तो इसका मास कितना हो जाएगा 4.975 प्लस 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 5 kg। अच्छा, 5 kg जब ये बुलेट एम्बेडेड होगी तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके किसी हाइट तक जाएगा। ये जिस हाइट तक जाएगा वो हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको मैं दिस इज इसको v बोल देते हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी v कितनी होगी, v होगी अंडर रूट 2gh के बराबर। वेलोसिटी कितनी होगी अंडर रूट 2gh के बराबर। 2 इसके लिए g की जगह 10 रख सकते हैं, g की जगह 9.8 रख सकते हैं सॉरी, और h की जगह दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में करेंगे तो दिस इज 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1.96 आ जाएगा, जो जिसका रूट कितना होता है 1.4 का रूट होता है। रूट 1.96 की वैल्यू 0.4 होती है। तो हमें बस अभी एक कॉलिजन का कॉज बन गया। अगर बिफोर की कंडीशन बनाऊं तो बिफोर की कंडीशन ये है कि ये v वेलोसिटी से चल रहा है और ये दूसरा ब्लॉक रेस्ट पे है और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मास कितना है, इसका मास 0.025 बोल सकता हूँ मैं। 25 ग्राम को केजी में करूंगा तो 0.025 बोल सकता हूँ। तो 0.025 m इंटू इसकी वेलोसिटी कुछ v है, इसका मोमेंटम तो 0 है। फाइनल कितना हो गया मास, दिस इज 5 kg, दिस इज 5 इंटू इसकी वेलोसिटी 1.4। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो v कितना हो जाएगा हमारा 280 मीटर पर सेकेंड। Thank you. That's all for the paper. Thank you.